आज दैनिक जीवन के लिए समय क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सब अब अपनी किताबों को अपनी अलमारी में जमाते हैं। यहाँ कोई गृहिणी अपने रसोई में रखे जाने वाले दर्जन डिब्बों को एक छोटी सी अलमारी में रखती है, तो इन दोनों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किन डिब्बे और किन किताबों की ज़रूरत सबसे अधिक और किन की सबसे कम पड़ेगी, ताकि वह उन्हें उसकी आवश्यकता के अनुसार सामने और पीछे रख सके। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप चाहकर भी सभी पुस्तकों और डिब्बों को सामने नहीं रख सकते। यदि स्थान की उपलब्धता के कारण इसकी संभावना है कि भी, तो ऐसा करने आप पीछे के बचे हुए स्थान को यूं ही बेकार कर देंगे। क्या समय के बारे में भी यही है? जब भी हम समय पर नियंत्रण के विषय में सोचें, तब अपने सारे समय को और सारे कामों को एक साथ रखकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पहले समय का इन 3 भागों में वर्गीकरण करना चाहिए। इससे न केवल उनकी व्यवसाय में भी आसानी रहेगी, बल्कि उसे निभा पाना भी अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा। पता नहीं हम लोग अक्सर इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि यदि कोई सिद्धांत सोने में इतना समय चला गया आदि, यह व्यर्थ का विकल्प है। यह व्यर्थ विकल्प इसलिए सुना जाता है क्योंकि हम इन सामान्य से नियम को भूल बैठे हैं। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वह इस शरीर के कारण ही कर पा रहे हैं, स्वस्थ शरीर के कारण ही कर पा रहे हैं। क्या एक कमज़ोर व्यक्ति पहलवानी कर सकता है? क्या एक बीमार व्यक्ति अपने काम पर जा सकता है? प्रस्तुत हम सब इसके अधीन भ्रमों के शिकार हैं कि कभी कभी सोचकर गुस्से के बजाय हंसी आने लगती है। पहले हम इस शरीर की अपेक्षा करने अधिक से अधिक धन कमाने में लगे रहते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर बैठ जाता है। जब ऐसा हो जाता है तब हम इस शरीर को ठीक ठीक कराने के लिए धन लगाते हैं, लेकिन परिणाम क्या निकलता है? अंतिम परिणाम यह होता है कि न तो शरीर ठीक हो पाता है और न ही धन रह पाता है। सारा धन शरीर को ठीक कराने में लग जाता है, न माया मिलती है और न ही राम। इसलिए मैं इस बात पर इतना अधिक जोर देकर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस कोशिश कर रहा हूँ कि शरीर की आवश्यकताओं के लिए जितना समय की ज़रूरत है उसे उतना दीजिए और प्रसन्न होकर दीजिए, खींच कर नहीं, मंजूरी से नहीं। जब हम समय के प्रबंध की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में यह तथ्य शीशों की तरह स्पष्ट होना चाहिए और उसका एक बड़ा भाग हमें दैनिक जीवन को देना चाहिए। यदि हम ऐसा मान लेते हैं तब समय को नष्ट होने का हमारा अनावश्यक एहसास खत्म हो जाएगा। यदि हम झुंझलाहट खत्म हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारा समय यूं ही जाया होने से बच गया। हमारे समय का लगभग 40% भाग हमारे दैनिक जीवन में लग जाता है, यानी कि लगभग 900 से 10 घंटे। यदि हम इसमें से 6 या 7 घंटे सोने में निकाल दें तो शेष कामों के लिए 3 या 4 घंटे ही बचते हैं, जो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे में दैनिक क्रिया, नहाना, खाना तथा अन्य छोटी मोटी चीज़ें भी शामिल हैं। यदि बात यही तक सीमित रहती तब तो चिंता का कोई विषय कारण ही नहीं होता। लेकिन यदि आपका 50% से भी अधिक समय मैंने 10% को सूद को बोनस के रूप में रखा है, और मैं मानता हूँ इस 10% में कटौती उस समय अपने आप ही हो जाती है जब दायित्व का बोझ कंधे पर आ पड़ता है। इस हिस्से में लग रहा है तब आपको अपने समय की व्यवस्था के बारे में सूक्ष्मता के साथ सोचकर उन बिंदुओं को नोट करना चाहिए जहां आप आवश्यकता से अधिक समय लगा रहे हैं। यहाँ मैं ये बात विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि समय का लगना एक बात है तथा उस काम के लिए समय की आवश्यकता का होना अलग बात है। उदाहरण के लिए जब एक विद्यार्थी होते हैं, महाविद्यालय के या सक्रिय होते हैं, 55 वर्ष की आयु तक हमारे सोने के लिए 6 से 7 घंटे पर्याप्त होते हैं। अपवाद के रूप में इसे थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जब स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो ये 6 से 7 घंटे सोने की आवश्यकता है। लेकिन मान लीजिए आप प्रतिदिन 8 से 9 घंटे सोते हैं, इसमें दिन में सोने के भी घंटे शामिल है, तो यह है समय का लगना, न कि समय की आवश्यकता। आप कह सकते हैं कि जो सच भी होगा कि यदि मैं रोज़ 8 से 9 घंटा न सोऊं तो दिन भर मुझे आलस रहेगा।
फ्रेश नहीं लगता। मैं सुस्ती के साथ काम नहीं कर पाता हूँ। मुझे ताजगी का एहसास नहीं होता। ये सच भी है, लेकिन ये मात्र आपका सच है, सबका सच नहीं है। जो दुर्भाग्य से आज अधिकांश लोग का सच बनता जा रहा है, क्योंकि सोने का सुख किसी भी मायने में स्वर्ण सुख से कम नहीं होता है। लेकिन यदि कोई बड़ा सुख पाना है तो उसे पाने के लिए इस स्वर्ण सुख के अति मोह से मुक्ति पानी ही होगी। इसे छोड़ना ही वस्तुत 8 से 9 घंटे सोना आपकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपकी आदत हो गई है। याद रखिए कि आदत कभी भी आवश्यकता नहीं होती, जबकि यह आवश्यकता से भी बड़ी आवश्यकता बन जाती है। आदतें रूपी आवश्यकताएं आपको बनाई गई प्रकृति में नहीं, यह आपकी नैसर्गिक मांग नहीं है। इसलिए इससे मुक्त भी हो सकते हैं, और मुक्त होना ही होगा। हम प्रतिदिन सोने में 1 घंटा घटाकर अपने जीवन में 3 अतिरिक्त वर्ष जोड़ सकते हैं। मुझे नहाने में बहुत आनंद आता था। स्नान करना मेरे लिए एक लघु उत्सव जैसा था, जिसे मनाने में मुझे प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। जबकि मेरे उच्च अधिकार ने समय के बारे में नहाने का मूल उद्देश्य है शरीर की सफाई करना, जो यदि तरीके से की जाए तो अधिकतम 7 से 8 मिनट में हो सकती है। जबकि इस काम के लिए मैं 20 से 25 मिनट लगा रहा हूँ, और वह भी रोज़। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने में आनंद आ रहा है। मैं अपने शरीर की सफाई के बावजूद उस पर जो मग और पानी डालता हूँ, उससे मेरे शरीर को और कोई लाभ नहीं मिलता है। हाँ, मेरी मानसिक अवश्य तुष्टि हो जाती है। यदि मेरे लिए सुबह के समय का कोई विशेष अर्थ नहीं है, तब तो ठीक था कि मैं स्नान को लघु उत्सव के रूप में मनाऊं। लेकिन यदि समय कम है तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं अपनी इस मानसिकता को नियंत्रण करने, नहाने को नहाने तक ही सीमित रखूं। इस वर्ष हुए समय का इस्तेमाल अन्य काम के लिए करूं। इस प्रकार यदि मैं एक दिन में 15 से 17 मिनट बचा सका तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इतना करने के समय में 200 दिन बचा लूँगा। एक व्यक्ति अपनी दाढ़ी को लेकर बड़े परेशान थे। उनकी परेशानी थी कि उन्हें दाढ़ी बनवाने के लिए 2 दिन में एक बार नाई की दुकान पर जाना पड़ता था, जहाँ इस काम में के संपन्न होने में लगभग 1 घंटा लग जाता था। हालांकि वे चाहते तो यही थे कि दाढ़ी रोज़ बने, क्योंकि इससे उन्हें ताजगी और स्मार्टनेस का अनुभव होता था। लेकिन समय के संकट के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। मैंने उनसे कहा कि आप अपने हाथ से ही दाढ़ी क्यों नहीं बना लेते। मैंने उन्हें दाढ़ी बनाने का सारा सामान ला कर दे दिया। वे दाढ़ी खुद बनाने लगे। हालांकि शुरू में उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई, किंतु कुछ ही दिनों के बाद में वे अभ्यास हो गया। अब वे खुश हैं और उनकी दाढ़ी रोज़ बना पा रहे हैं। दाढ़ी में प्रतिदिन मात्र 8 से 10 मिनट ही लग पा रहे, तो लगे हाथों दाढ़ी। ये एक और अजीब दास्तान पढ़ ले। मेरे एक बेसमेंट है, वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं अक्सर रात में जब ट्रेनिंग पर था उनके यहाँ रुका जाया करता था। वे अपनी दाढ़ी बनाने तो खुद थे, लेकिन तभी तो दाढ़ी का सारा सामान उनकी पत्नी लाकर टेबल पर रख देती थी। साइन के लिए उन्हें कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। हम सभी की तरह उनको भी शिकायत यही थी कि सुबह तो एकदम ही समय नहीं मिलता। एक दिन मैंने किया क्या, उनकी दाढ़ी का सारा सामान सेविंग बॉक्स से निकाल कर वॉशिंग बॉक्स में के पास रख आले में जमा दिए। जब वह वॉश बेसिन के पास खड़े होते हैं तो 7 से 8 मिनट में दाढ़ी का काम तमाम कर देते हैं। एक युवा थे जिन्होंने नहाने में तो मात्र 10 मिनट लगा दिए, लेकिन दर्पण के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारने में लगभग 15 मिनट। यह स्थिति लड़कियां में ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई देती है, इसलिए विशेषकर कॉलेज जाती हुई, कुछ मामले में ऑफिस जाती हुई भी लड़कियों को देखकर यह फैसला करने में दुविधा हो जाती है कि वे घर से निकलकर कॉलेज आ जाती है, ब्यूटी पार्लर से निकलकर किसी फैशन शोरूम में। जीवन से जुड़े छोटे छोटे व्यवहारिक उदाहरणों को लेकर दैनिक जीवन के लिए समय को महत्वपूर्ण सुने। अगली बात है, हम दैनिक जीवन के कार्यों के लिए जितना अधिक दूसरों पर आश्रय रहेंगे, उस काम के होने में उतना ही
अधिक समय लगेगा। दूसरे व्यक्ति चाहे वह कितना भी अपना क्यों ना हो, निश्चित रूप से उसकी अपनी प्राथमिकताएं होगी। वह आपको हिसाब से तो काम करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन आपके हिसाब से काम नहीं रहेगा। फलस्वरूप आपका बहुत सा समय उच्च समय के होने की प्रतीक्षा करने में ही भी चला जाएगा, जबकि जितना समय आपने प्रतीक्षा करने में लगाया है उसके आधे समय में वह काम आप सभी अभी कर सकते हैं। मेरी इस बात को आप परिवार के सदस्यों तथा अनेक निर्भरों के समझ सकते हैं कि यदि जूता पर पॉलिश करना हो तो उसके लिए आधे घंटे तक किसी के द्वारा पॉलिश किए जाने की प्रतीक्षा की जाती है, परंतु लेकिन पॉलिश नहीं की जाती, जिसके करने में 5 मिनट भी नहीं लगते। दुख स्थिति यह है कि हम प्रतीक्षा के इन 25 मिनट का भी कोई सार्थक उपयोग नहीं कर पाते। यहाँ मैं आपको प्रकारांतरण से एक मज़ेदार और लाभकारी उल्टी सीधी हाल बनाते जा रही हूँ। हम समझते हैं कि सारा नौकर जिस पर हम आश्रित रहते हैं हमारा गुलाम है, हमारे आज्ञा का दास है, लेकिन हम जीवन के इस व्यावसायिक पक्ष को भूल जाते हैं कि हम सभी अपने गुलाम बन चुके हैं, दास बन चुके हैं, क्योंकि हम उस पर इतना अधिक आश्रित हो चुके हैं कि उसके बिना कुछ काम ही नहीं होता। उसकी अनुपस्थिति से ऐसा लगता है कि जीवन थम गया है, जीवन की गतिविधियाँ तो थम गई, लेकिन क्या जीवन के थम जाने से समय की थम गई? कतई नहीं, वह थम ही नहीं सकता। इसलिए दैनिक जीवन में समय के प्रबंध से संबंधित मेरे विचार हैं कि आप जितना अधिक हो सके स्वावलंबी बनने की कोशिश कीजिए। आप जितना अधिक स्वावलंबी होंगे, समय के कार्य पर आपकी उतनी ही अधिक पकड़ होगी। उसका नतीजा ये निकलेगा कि समय पर भी आपकी पकड़ बढ़ती चली जाएगी। हम जीवन की सरल और सहजता पर आप सोच रहे होंगे कि भला जीवन की सरल और सहजता का समय के प्रबंध से क्या लेना देना है, लेकिन लेना देना है, काफ़ी है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि इसका लेना देना तो हमारे जीवन के लगभग सभी पक्षों से है। खैर, यहाँ हम केवल समय के सदस्य से बात करते हैं। हमें इस बात को समझकर स्वीकार करना होगा कि समय के प्रबंध का संबंध केवल समय की व्यवस्था करने मात्र से नहीं है। यही ऐसा नहीं है कि एक कमरे में बिखरे हुए सामान को हम करीन से लगा दें, हो गया कमरा का प्रबंध। कमरे के संबंध में तो ऐसा ही है, लेकिन समय के सतर्क में नहीं है। समय का प्रबंध करने का अर्थ समय से अधिक कहीं समय का प्रबंध करना होता है। जब हम समय को व्यवस्थित नहीं करेंगे, समय को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। हम जिस सीमा तक समय को व्यवस्थित कर पाएंगे, उसी सीमा तक समय व्यवस्थित हो पाएगा। इसके परे जाकर समय के प्रबंध के बारे में सोचकर समय को समझने से अधिक कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं समय के प्रबंध की चर्चा करते ही समय के प्रबंध की बात कर रहा हूँ। चूँकि मुझे लगता है समय का प्रबंध सबसे अधिक हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस बिंदु पर बात विस्तार से की जा रही है। ऐसा इसलिए थी क्योंकि यही पक्ष समय के प्रबंध के मामले में सबसे अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ चला गया। वह रोज़ बिना हमारी जानकारी के जाता रहता है। मैं यहाँ केवल एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको इस बात का जानकार बना सकूँ कि आपका समय जाता कहाँ है। जिस दिन आप उस शोर का संचय शुरू हो जाएंगे जो आपके समय की चोरी कर रहा है, उसी दिन से आपका पास समय शुरू हो जाएगा और आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि समय नहीं मिलता। और जिस दिन आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, उसी क्षण आपकी सफलता के द्वार उन्मुक्त हो जाएंगे। फिर उस द्वार में प्रवेश करने चलते ही शेष रह जाएंगे। जो इतने जैसे और जहाँ के लिए चलेगा वह वहीं पहुँचेगा। यहाँ मैं इस तथ्य के प्रति आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि समय सभी में आपको सफलता नहीं दिला सकता, लेकिन बिना समय के भी सफलता नहीं मिल सकती। जब आप समय का सदुपयोग करेंगे तभी समय अपने हाथ से आपको गले में विजय की माला डालेगा।
वही उसने हमारे जीवन को कृत्रिम बनाने का भी एक बड़ा अपराध नहीं किया है। कुछ तो सभ्यता के दबाव में, कुछ सभ्यता की गलत समय के कारण, कुछ अपने नचपन के कारण, कुछ समय के बारे में गलत फरमाइश के कारण, पर धीरे धीरे जीवन की सरलता से दूर होकर बनावटीपन के शिकार होते जा रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि यह बनावटी हमारे समय के लिए बेहद असुविधामंद है। साथ ही इससे हम समय के प्रति शायद जितने भी गर्वित महसूस किया जाए, लेकिन वह दूसरों की दृष्टि से हम हास्य का पात्र बना रहता है। इसके बावजूद हम कृत्रिम को अंगीकृत करते हैं। आमतौर पर आज की लड़कियों को ऊंची एड़ी की सैंडल पहनते देखा है। यह साल की प्राकृतिक स्थिति नहीं है। आप यदि ध्यान दे पाएंगे तथा जो पहनती हैं उन्हें महसूस भी होने लगता है। इसलिए समय का सदुपयोग करें। कछुआ खरगोश की दौड़ प्रतियोगिता वाली कहानी से हम सभी परिचित हैं, जिससे कछुआ जीत हो जाती। अफसोस कि वह कछुआ हमसे अधिकांश लोगों की चेतना में समाया हुआ है। मैं इस कछुए की जीत नहीं बल्कि खरगोश की हार के रूप में लेता हूँ। यदि खरगोश सोया नहीं होता तो कछुआ जीत ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी गति तो सामान्य गति से बहुत कम है, तो जीतने के लिए जरूरी थी। सामान्य किसी भी काम को करने के लिए एक निश्चित गति होनी चाहिए, तब होती है जब कोई सामान्य गति से भी कम गति से काम करे। उदाहरण के लिए आप एक मारुति कार चला लीजिए, रास्ता चौड़ा है और सड़क बिल्कुल खाली है। ऐसी स्थिति में आपने अपनी कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी हुई है। यह तो पक्का है कि आप जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ इस गति से भी पहुँच पाएंगे। शायद आपके मन में बहुत सुरक्षित पहुँचने का भी भाव होगा, लेकिन मेरे आपसे यहाँ एक विनम्र प्रश्न यह है कि यदि सड़क चौड़ी है, सामने का रास्ता साफ है, तो आप इतनी कार की गति को 40 तक सीमित क्यों रखे हुए हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप टेढ़े से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलें, लेकिन कम से कम 60 किलोमीटर की रफ्तार से तो चलना ही सकते हैं। तो यदि आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलने का शौक़ है, तो फिर आपके 40 किलोमीटर प्रति घंटे ही चलने अच्छा है। इसके लिए मारुति की क्या ज़रूरत है? हो सकता है कि आप 40 किलोमीटर की रफ्तार से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ पहले पहुँच कर भी करने को कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप वहाँ पहले पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से कोई दूसरा काम तो निकल ही जाएगा, और यही निकला हुआ काम आपकी विशिष्ट पहचान बनाएगा। अधिकांश लोगों के मन में अक्सर केवल यह बात रहती है कि वे हमें करना है, जबकि हमारा मन में बात ये आनी चाहिए, निकलनी चाहिए कि मेरा अनुरोध है कि आप अपने दैनिक जीवन में अपने कार्य की गति को थोड़ा गौर करें। यदि आप सचमुच तत्छ भाव से ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि आप कामों को करने की आपकी गति एक आलसी व्यक्ति की गति बन चुकी है। आप में किसी सतर्क ऊर्जावान युवा की गति नहीं है। आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, आपके पिताजी दूसरे कमरे से आपको आवाज़ देकर बुलाते हैं। आवाज़ सुनकर आपके पिताजी दूसरे कमरे से पहले तो आप मन ही मन बड़बड़ाने लगते हैं, फिर आप जो काम कर रहे होते हैं उसे धीरे से छोड़ते हैं, फिर आप धीरे धीरे अनमने भाव से खड़े होते हैं और फिर आलस्य कदमों से चलकर अपने पिता तक पहुंचते हैं। इससे आपको 2 मिनट लग जाएंगे। आपके पिता को भी इससे कोई ऐतराज़ नहीं होता, क्योंकि आपकी इस आदत ने तो चेतना में इस बात को गहरे रूप से जमा लिया है। तो ऐसा ही होता है जब आप इस स्थिति को बदल कर देखिए। पिता की आवाज़ सुनते ही आप पूरी सुस्ती के साथ खड़े होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। इससे मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं। इस प्रकार आप 1.5 मिनट बचा लेते हैं। आप कह सकते हैं कि इस 1.5 मिनट के बचने का फ़ायदा क्या है, लेकिन ये सवाल टेढ़ा है। बल्कि सवाल इस बात का है कि जिस काम को करने में उतना समय लगना चाहिए तो आप करने में उससे 4 गुना अधिक समय लगा देते हैं, और यही समय 24 घंटा होता है। जो आपकी शिकायत रहती है कि समय नहीं मिलता। मेरे पास एक विद्यार्थी आया, उसका सबसे बड़ा संकट था कि समय नहीं है मेरे पास। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा समय जाता कहाँ है, पढ़ाई के अतिरिक्त और क्या क्या करते हो? उसने बोला
कि वो पढ़ाई के अतिरिक्त रोज़ 15 घंटा पढ़ने के बाद भी उसे लगता है पृष्ठ की गति ले लिया, तो शायद आपकी यही समय की समस्या नहीं रहेगी कि समय कम है। इसलिए सामान्य तौर पर छोटे स्थानों में रहने वाले लोगों के साथ गति की बहुत बड़ी समस्या रहती है। जीवन साथी इतनी आसान बाधाओं से रहित तथा चुनौतीपूर्ण होता है। उनकी गति औसत से बहुत कम होती है। वे इस धीमी गति के इतने अधिक शिकार हो जाते हैं कि जब कभी उन्हें शहर जाने का मौका मिलता है तो तेज चलने हुए लोगों, भागती हुई गाड़ियाँ, बहुमंजिल इमारतें तथा लोगों की भीड़ को देखकर उन्हें ऐसी तेज गति का आभास होता है जिसका उनके मन में झंझनाहट होता है। शहर का यह एक तो आतंक है। उनका मुख्य कारण यह नहीं है कि इन नगरों की गति तेज हो, बल्कि उनका मुख्य कारण यह है कि आतंकवादी व्यक्ति की गति बहुत धीमी है, जिसकी उसके पैरों में इस गति के साथ कदम मिलाकर चलने की ताकत आ जाएगी, उसी दिन नगर और महानगरों का आतंक उसके सिर पर ही समाप्त हो जाएगा। याद रखिए कि महानगरों का आतंक महानगरों के कारण नहीं, बल्कि अधिकांश अपने कारण ही होता है। अपने अंदर हुए कस्बे जड़ात को तोड़ना ही होगा। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे पाएंगे कि एक छोटी जगह में वो भी लोग अधिक सफल हो रहे हैं, जिसकी गति अधिक है, जो प्रवाहित हैं, यानी कि अधिकांश सक्रिय हैं, जीवन का उद्देश्य कहीं न कहीं पहुंचते हैं। चुपचाप एक जगह बैठिए, आराम फरमाम नहीं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दर्शक बनाने के बजाय रोमांचक अभियान करने वाले बन जाए, ताकि लोग हमें प्रबल तालियों की गड़गड़ाहट से हमारा स्वागत करें, हौसला बढ़ाए। दर्शक तो बहुत आसान, अभिनेता को कठिन है, शायद बहुत कठिन है, लेकिन जिनकी उन्हें को विजय माला पहनाती है, जो कठिन रास्ते से गुजरते अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपने पैरों की गति को तेज करना होगा, गति को अपने जीवन की आदतें बनाना होगा। हर काम जो आपके सामने है, जिसे आप करना है, उसमें फुर्ती लाना होगा और आपके मन को इसके प्रति समर्पित करना होगा। यदि आप ऐसा कर सकें तो आप देखेंगे कि उस काम को करने की आपकी गति कितनी अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए मैं एक बार फिर से याद दिलाता चाहूँगा, सवाल की कमी है, बल्कि आपने काम करने की गति का है। समय को प्रसन्न रखिए, काम के प्रति आनंद की अनुभूति कीजिए। हम काम के प्रति उनके संकल्प दृढ़ को बनाए रखिए। मेरा दावा है कि जिस 1 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में आपको 20 मिनट लगता है, उसको आप बड़े आराम से 11 मिनट में कर लेंगे। मेरा ऐसा करने में यकीन है। या मुझे इस बात को स्पष्ट करना भी चाहिए कि गति का अर्थ हड़बड़ाहट या जल्दबाजी से नहीं। इससे तो काम में जल्दी होने की बजाय देरी होती है। गड़बड़ी का सबसे बड़ा संकट ये होता है कि जब संतुलन नहीं रह जाता, संतुलन के अभाव में काम होने की बजाय बिगड़ जाते हैं। फिर इस बिगड़े हुए काम को ठीक करने में पहले से अधिक समय लगता है। यह स्थिति धीमी से भी बहुत बुरी हो जाती है। दूसरे यह कि हड़बड़ाहट वाली गलती को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकते हैं। यदि आपने लगान फिल्म देखी हो, पुणे की क्रिकेट टीम की बैटिंग हो, याद कीजिए, चंपानेर के किसान जोश में बैटिंग करने हैं, शुरू में 2-4 चौके लगा देते हैं, लेकिन उसी हड़बड़ाहट में आउट भी हो जाते हैं। इसे बॉल के सापेक्ष रन का औसत हो तो भाग्यशाली हो जाता है कि एक ओवर में 18 रन बनाए, लेकिन जब हम यह जानते हैं कि उसमें कुल 18 रन की बना तो सारा परिणाम नष्ट हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भावनात्मक खिलाड़ी खेल शुरू करने के लिए सतर्क और संभाल कर खेलता है। किए गए काम परिणाम घातक मिलते हैं। इसका परिणाम भारत का विभाजन है, जिसे भारत से पूरी तरह अनजान फ्रेडी फिंक्स नाम से वकील ने इंग्लैंड से आकर मात्र 5 सप्ताह में अंजाम दे दिया था। वह तेजी से गर्मियों के दिनों में जानते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 करोड़ लोगों को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल से पलायन करना पड़ा। 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम पाकिस्तान जा। इस पलायन में 5 लाख लोग मारे गए। भाग्यवान यही हैं, आलस्य बातों को तोड़ो और अपने अंदर एक फुर्ती और
समय का थम जाना ही नहीं, सांसों के रुक जाने का परिणाम क्या मृत्यु आ जाना है? सांस के रुक जाने का अर्थ है गति का रुक जाना। डॉक्टर दिल के धड़कने और नाड़ी जैसे स्वास्थ्य का अनुमान लगाते हैं, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि गति ही जीवन है और गति से किया गया कार्य मंजिल पर निर्भर रहते हैं। तो मैं आपको एक कड़वा सच बता दूं कि आप खुद बदल गए तो ठीक है, लेकिन समय ने बदला तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि समय का चक्र कभी रुकता नहीं है, वह निरंतर चलता ही रहते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करिए और मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और